बाद वे गाड़ी घाट स्थित अपनी बहन के घर पहुंचे। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम योगी के जीजा का निधन हो गया था। ऐसे में वे शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दिया। तो वहीं आपको बताते चले कोटद्वार पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही सीएम ने किए सिद्धवल्ली बाबा के दर्शन। वही आपको बताते चले अपनी बहन से मिलने गाड़ी घाट भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ दिन पहले सीएम के जीजा का हुआ था निधन, जिसे लेकर अपनी बहन को मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वही आपको बताते चले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे कोटद्वार, जहां श्री सिद्धवल्ली बाबा के सीएम ने किए दर्शन। अपनी बहन से मिलने गाड़ी घाट पहुंचे सीएम। कुछ दिन पहले सीएम के जीजा का हुआ था निधन, जिसे कर शोकाकुल परिवार को सीएम ने दी सांत्वना। तो वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने श्री सिद्धवल्ली बाबा के दर्शन किए। साथ ही इसके बाद वे गाड़ी घाट स्थित अपनी बहन के घर पहुंचे। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम योगी के जीजा का निधन हो गया था। ऐसे में वे शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना भी सीएम देते नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले कोटद्वार पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही इस दौरान सीएम ने सिद्धवल्ली बाबा के दर्शन भी किए। साथ ही परिवार से, अपनी बहन के परिवार से मिल उन्हें सांत्वना भी देते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने श्री सिद्धवल्ली बाबा के दर्शन किए। इसके बाद वे गाड़ी घाट स्थित अपनी बहन के घर पहुंचे। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के जीजा का निधन हो गया था। ऐसे में वे शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो वही आपको बताते चले सीएम योगी का ये दौरा, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे कोटद्वार। श्री सिद्धवल्ली बाबा के सीएम ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। साथ ही उसके बाद आपको बता दें अपनी बहन से मिलने गाड़ी घाट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ दिन पहले सीएम के जीजा का निधन हुआ था। वहीं शोकाकुल परिवार को सीएम योगी ने दी सांत्वना। तो वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर सभागार में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री छेरत पहुंचे और उन्होंने बरौली विधायक जयवीर सिंह के पुत्र के तिलक समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर सभागार में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री छेरत पहुंचे और जहां उन्होंने बरौली विधायक जयवीर सिंह के पुत्र के तिलक समारोह में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत भी किया। तो वहीं आपको बता दें सीएम योगी का यह अलीगढ़ दौरा, जहां कलेक्टर्स में समीक्षा बैठक भी करते नजर आए। विकास योजनाओं पर हुई मंत्रणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर सभागार में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस दौरान चर्चा की। वहीं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री छेरत पहुंचे, जहां उन्होंने बरौली विधायक जयवीर सिंह के पुत्र के तिलक समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं आपको बता दें अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां योगी सरकार में युवाओं को रोजगार के अवसर। रोजगार संगम पोर्टल से युवाओं को मिल रहा रोजगार। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी को मात दे रही योगी सरकार। काशी सांसद रोजगार महाकुंभ में युवाओं का पंजीकरण, जहां राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी के लिए पंजीकरण कराए जा रहे हैं। 9 से 10 दिसंबर को राज्य के आईटीआई करौंदी में होगा यह आयोजन। 250 से अधिक कंपनियां देश विदेश में देंगी जॉब ऑफर। तो वहीं आपको बताते चले
लखनऊ से बड़ी खबर है जो सामने आ रही है, जहां योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। रोजगार संगम पोर्टल से युवाओं को मिल रहा रोजगार। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों को मात दे रही है योगी सरकार। तो वहीं काशी सांसद रोजगार महाकुंभ में युवाओं का पंजीकरण कराया जा रहा है। राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी के लिए पंजीकरण कराया जा रहा है। तो वहीं 9 और 10 दिसंबर को राज्य की ITI करौंदी में होगा यह आयोजन, जहां 250 से अधिक कंपनियां देश विदेश में देंगी जॉब ऑफर। तो आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां योगी सरकार में युवाओं को रोजगार के नए अवसर खुल रहे। रोजगार संगम पोर्टल से युवाओं को मिल रहा है रोजगार। वहीं प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों को मात दे दी नजर आई योगी सरकार, जहां काशी सांसद रोजगार महाकुंभ में युवाओं का ये पंजीकरण कराया जा रहा है। राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी के लिए पंजीकरण कराया जा रहा है। 9 से 10 दिसंबर को राज्य के ITI करौंदी में होगा यह आयोजन, जहां 250 से अधिक कंपनियां देश विदेश में देंगी जॉब के नए ऑफर। जहां प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों को मात दे रही योगी सरकार, तो वहीं काशी सांसद रोजगार महाकुंभ में युवाओं का पंजीकरण कराया जा रहा है। राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी के लिए पंजीकरण। तो वहीं 9 से 10 दिसंबर को राज्य का आपको बता दें, 9 से 10 दिसंबर को राज्य के ITI करौंदी में यह आयोजन हो रहा है। 250 से अधिक कंपनियां देश विदेश में देंगी जॉब ऑफर। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी सरकार में युवाओं का रोजगार के नए अवसर लगातार खुलते नजर आ रहे हैं। रोजगार संगम पोर्टल से युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार। तो वहीं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बाबरी मस्जिद और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबर युग 6 दिसंबर 1992 को समाप्त हो गया और देश में ये युग दोबारा कभी नहीं लौट सकता। पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सांप्रदायिक ताकतों का साथ दे रही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ममता सरकार का अंत होगा और बीजेपी बंगाल में नए युग की शुरुआत करेगी। डिप्टी CM ने जोर देकर कहा कि देश ने खुद को बाबर युग से मुक्त कर लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सांप्रदायिक ताकतें और ममता सरकार साथ में डूब जाएगी। तो वही आपको बताते चले, खबर सामने आ रही, जहां डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बाबरी मस्जिद और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबर युग 6 दिसंबर 2092 को समाप्त हो गया था। तो वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बहराइच पहुंचे और SIR अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो भी व्यक्ति SIR का फॉर्म नहीं भर पाया वह सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि SIR को लेकर विपक्ष केवल रोना रो रहा है। राजभर ने अधिकारियों और जनता से अपील की कि अभियान में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए ताकि हर मतदाता का डेटा सही तरीके से दर्ज हो सके। तो वे आपको बताते चले, मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बहराइच पहुंचे और SIR अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बयान भी दिया उन्होंने। वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो भी व्यक्ति SIR का फॉर्म नहीं भर पाया वह सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि SIR को लेकर विपक्ष केवल जनता से अपील कर रहा है। वहीं आपको बताते हैं कि साथियों ने कहा अभियान में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए ताकि हर मतदाता का डेटा सही तरीके से दर्ज हो सके। पूरे प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में जिसको फार्म न मिला हो, जिसका फार्म भरने में देखिए विपक्ष जितना सड़क पर रोना रो रहा है उससे 100 गुना ज्यादा अपना वोट बढ़वाने में SIR फार्म भरने में लगा है। मैं कहता हूं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में जिसको फार्म न मिला हो, जिसका फार्म भरने में दिक्कत हो, वो हमसे संपर्क करें, हम उनका फार्म सही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखा ममता बनर्जी जी हल्ला कर रही हैं, लेकिन बूथ लगा करके उनके समर्थक वोटर फार्म भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी चिल्ला रही है, उनके लोग भर रहे हैं। कांग्रेस चिल्ला रही है, वो भर रहे हैं। देखिए विपक्ष जितना सड़क पर रोना रो रहा है उससे 100 गुना ज्यादा अपना वोट बढ़वाने में SIR फार्म भरने में लगा है। मैं कहता हूं आप लोगों के
तो वहीं सहारनपुर दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार काम नहीं करती, सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को गुमराह करती है। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कानून व्यवस्था और बुलडोजर नीति और माफिया पर सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पर उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के हालात बिल्कुल विपरीत है। एक जिले में एक नहीं, कई माफिया सक्रिय और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तो वहीं आपको बताते चले सहारनपुर में सपा प्रमुख का अहम बयान, जहां अखिलेश का बीजेपी पर यह बड़ा हमला। जहां सहारनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार काम नहीं करती, सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को गुमराह करती है। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कानून व्यवस्था, बुलडोजर नीति और माफिया पर सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़ा किए। वहीं उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पर उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश के हालात बिल्कुल विपरीत है। एक जिले में एक नहीं, कई माफिया सक्रिय है और सत्ता का संरक्षण भी उन्हें प्राप्त है। तो वहीं आपको बता दें सहारनपुर में सपा प्रमुख का ये अहम बयान, जहां अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला। इमोशनल कार्ड खेल रही है सरकार, उन्होंने कहा। वहीं बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलता है। सपा प्रमुख का यह बयान जो है सामने आया। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार काम नहीं करती, सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को गुमराह करती है। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कानून व्यवस्था, बुलडोजर नीति और माफिया पर सरकार की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पर उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के हालात बिल्कुल विपरीत है। एक जिले में एक नहीं, बल्कि कई माफिया सक्रिय है। जो मुख्य आरोपी है वो खुद कह रहा है हमें बचाओ, हमें न्याय दो, तो सरकार न्याय क्यों नहीं दे रही है? SIR से नेशनल सवाल है आपसे। देखिए ये SIR, इसीलिए मैंने कहा कि SIR इसलिए होना चाहिए कि वोट बने। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई वोट न छूटे, लेकिन ये एक्सरसाइज अलग हो रही है जिसमें वोट काटने की एक्सरसाइज बड़ी हो रही है। समाजवादी लोग लगातार वोट बनवा रहे हैं और बड़े पैमाने पे वोट बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए जो वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल था, सरकार ने जानबूझ करके धीरे किया, बंद किया, जिससे कि सब रजिस्ट्रेशन न करा पाए। पश्चिम बंगाल में क्या देखें? पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बनेंगी। उत्तर प्रदेश में खेला हो रहा है, मस्जिद पे क्या कहेंगे? मस्जिद का निर्माण हो रहा है। देखिए जब आप इमोशन से खेलते हैं, आप बीजेपी इमोशन पे सरकार चला रही है, इमोशन से काम कर रही है, तो दूसरा पक्ष भी यही बात उठा रहा है। आपने कहा था कि देश को संविधान से चलना चाहिए। ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, संविधान हमें हक दिलाता है, संविधान हमें एक रास्ता दिखाता है कि सब लोग मिलके कैसे आगे चलें, सबके साथ न्याय करता है संविधान। संविधान हमारी संजीवनी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान यही हमारे देश को खुशहाली की तरफ ले जाएगा। इसीलिए इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सबको साथ लेकर के। इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करती है, विजन की पॉलिटिक्स करती है कि विजन हो कि हम प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। कौन कह रहा है ये? पहले अपने किसी की कुर्सी उखाड़ के फेंक के दिखाओ। जो कोई कुर्सी किसी की उखाड़ नहीं फेंक पा रहा है, यार बात समझ गए होगे आप लोग? सहारनपुर नगर निगम में क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं इनके बारे में? नगर निगम में एक प्रकरण हुआ है, एक मेयर ने एक बाबू को गिरवान पकड़ के बाहर देखा है। ये फ्रस्ट्रेट हैं बीजेपी वाले। तो वहीं सीतापुर के लालबाग से लेकर रोडवेज तक प्रशासन ने ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान तहसील प्रशासन, नगर पालिका की टीम और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। सड़क किनारे बनी कई दुकानें, शेड और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर्य ने स्पष्ट संदेश दिया कि शहर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कार्यवाही की जाएगी।
तो वहीं बिजनौर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई। चांदपुर थाना क्षेत्र में मुबारकपुर खादर गांव में एक युवक ने अपने पारिवारिक विवाद से तंग आकर पहले अपने 2 मासूम बच्चों को और फिर खुद को जहर दे दिया। तीनों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मदद की और तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बच्चों की हालात इतने गंभीर थे कि देखकर लोगों का दिल दहल उठा। एसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला पति पत्नी के लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद का प्रतीक माना जा रहा था। को चांदपुर कस्बे के धनवंतरी हॉस्पिटल से ये सूचना मिली कि थाना हेमपुर दीपा के गांव मुबारकपुर खुर्द से एक व्यक्ति जिनका नाम बाबूराम है, उम्र करीब 28 वर्ष, उनके 2 बच्चों के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन किए जाने की अवस्था में हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसमें दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई और बाबूराम इलाजरत थे। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पे आई। क्षेत्राधिकारी चांदपुर का भी हॉस्पिटल में आए। मेरे द्वारा भी हॉस्पिटल पहुंच करके परिजनों से वार्ता की गई। इलाज के दरमियान बाबूराम की भी मृत्यु हो गई। बाबूराम के पिता के द्वारा बताया गया कि बाबूराम और उनकी पत्नी के बीच में पिछले कुछ दिनों को पारिवारिक विवाद को लेकर के मतभेद चल रहा था, जिसके क्रम में यह घटना हुई है। तो वहीं जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। एसपी अभिषेक महाजन ने 5 थानों के थाना अध्यक्ष और प्रभारी निरीक्षक बदल दिए। एसपी अभिषेक महाजन के निर्देश पर प्रशासनिक आवश्यकताओं और कार्य प्रदर्शन को देखते हुए थानों में बदलाव किए गए, जिससे राजेश कुमार गुप्ता को थाना गहलोरा से थाना चिलिया का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। तो वहीं राजेश कुमार तिवारी को थाना चिलिया से थाना मिश्रौलिया का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। तो वही आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। एसपी अभिषेक महाजन ने 5 थानों के थाना अध्यक्ष और प्रभारी निरीक्षक बदल दिए। एसपी अभिषेक महाजन के निर्देश पर प्रशासनिक आवश्यकताओं और कार्य प्रदर्शन को देखते हुए थानों में ये बदलाव किए गए, जिसमें राजेश कुमार गुप्ता को थाना गोहलौरा से थाना चिलिया का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। तो वहीं राजेश कुमार तिवारी को थाना चिलिया से थाना मिश्रौला का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। तो वहीं बाराबंकी जिले में कमेला गांव में ग्रामीणों का गुस्सा जर्जर सड़कों और अधूरी योजनाओं को लेकर फूट पड़ा। महिलाओं और पुरुषों ने प्रदर्शन करते हुए गली गली में शोर है, प्रधान अधिकारी सब चोर है के नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछली कई पंचवर्षीय योजनाएं कागजों में पूरी दिखाई गई, लेकिन गांव की वास्तविकता स्थिति आज भी बदहाली में है। सबसे बड़ी समस्या 15 साल के जर्जर मार्ग हैं। कीचड़ और गड्ढों से भरे मार्ग से होकर रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियां गिरकर घायल हो जाते हैं। शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन को भी सड़क से दूर उतरकर पैदल आना पड़ता है। जिसे लेकर आपको बताते चले गांव वासियों ने अपनी समस्याएं जो है सामने रखी। साथ ही कमला गांव में ग्रामीणों का ये गुस्सा जो है अपनी समस्याओं को लेकर फूट पड़ा। अधूरी योजनाओं पर जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। बच्चों और महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां आवास, पेंशन और मनरेगा में गड़बड़ी भी देखने को मिली। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्यवाही की, इस दौरान मांग भी की। तो वहीं आपको बताते चले बाराबंकी जिले में कमला गांव में ग्रामीणों का गुस्सा जर्जर सड़कों और अधूरी योजनाओं को लेकर फूट पड़ा, जहां महिलाओं और पुरुषों ने प्रदर्शन करते हुए गली गली शोर है, प्रधान अधिकारी चोर है जैसे नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछली कई पंचवर्षीय योजनाएं कागजों में पूरी दिखाई गई, लेकिन गांव की वास्तविक स्थिति आज भी बदहाली में है। सबसे बड़ी समस्या 15 साल से जर्जर मार्ग, कीचड़ और गड्ढों से भरे मार्ग से होकर रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चों को वहां गुजरना पड़ता है। कभी कभी वो वहां घायल भी हो जाते हैं। शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन को भी सड़क से दूर उतरकर पैदल आना पड़ता है। कहीं कि तो सेक्रेटरी को यहाँ सब ले लियो, कि तो पाम पर ले लियो, बस
हम काम ना ले तने काहे ले ना है मजदूरी नहीं दे। एक दो रास्ते हैं हमारी नजर में, तो फंड आते ही उन पे काम किया जाएगा। हाँ। उन पे काम किया जाएगा। और जो महिला शिकायत कर रही है कि हमने शौचालय का पैसा बाकी है, हाँ। उसने काम ही नहीं किया है, बिल्कुल कोई काम नहीं किया है। एससी कम्युनिटी के ज्यादा हैं यहाँ पे। हाँ। और किसी की भी मजदूरी बकाया नहीं है। मनरेगा से मजदूरी कुछ लोगों की बकाया है। हाँ। तो वो प्रोसेस होने पे, मतलब जब गवर्नमेंट भेजती है तभी आती है। हाँ। तो वहीं चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के मुख्यालय पर जल्द ही 25 करोड़ रुपए की लागत से बस डिपो का निर्माण शुरू हो गया। विधायक रमेश जायसवाल से संबंधित अधिकारियों के साथ साइट का निरीक्षण किया और कहा कि लंबे समय से लोग बस डिपो निर्माण की मांग कर रहे थे। नए बस डिपो के बनने से जनपदवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन में सुगम होगा। वही निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो गया है और ये परियोजना जिले के परिवहन ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। जहां आपको बताते चले, बस डिपो के बनने से नजर आए लोग, जहां चंदौली में से ये बड़ी खबर जो है सामने आई, जहां जिले के मुख्यालय पर जल्द ही 25 करोड़ रुपए की लागत से बस डिपो का निर्माण शुरू हो गया है। विधायक रमेश जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ साइट का निरीक्षण किया और कहा कि लंबे समय से लोग बस डिपो निर्माण की मांग कर रहे थे। नए बस डिपो के बनने से जनपद वासियों को बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। वहीं निर्णय आपको बता दें, निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा, इसका भी उन्होंने आश्वासन दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।